जय हिंद मरे सेठ सेठियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा। किसका बात करेंगे? जैक बोर्ड के द्वारा जो आपके टर्म 2 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, टर्म 2 का मॉडल पेपर या मॉडल सेट जो जारी किया गया है, आज उसके हम लोग सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये बेसिकली क्लास 9 का जो सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सेट संख्या 3 पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने जो आपका एसएसटी है यानी कि सोशल स्टडीज जो है आपका, इसका सेट संख्या 1, सेट संख्या 2 और सेट संख्या 3 का पूरा डिस्कशन और सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने कर लिया माय डियर फ्रेंड। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो के सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपके कुछ समय निर्देश दिए गए हैं, तो आपको ये क्या करने पढ़ लेने। मैंने हर एक वीडियो पे इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो आज मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। बाकी इतना जान लो कि जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस के आंसर तो सारा का सारा हम लोग अपने ही हाथ से लिख कर किए हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी और आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस और उसके आंसर है आप आसानी से क्या कर लोगे, याद कर लोगे माय डियर फ्रेंड। साथ में मैं बता दूं, हमारे ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल के आइकन प्रेस करके जो ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उसको भी क्या करना है, टच कर देना है माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखिएगा एक्चुअली हमारा जो पूरा विश्व है, जब शक्तियों का उभार शुरू हुआ तो उस समय 2 गुटों में बंट गया था। एक वो गुट जिसको धुरी गुट बोलते हैं और एक वो गुट जिसको मित्र गुट बोलते हैं। तो धुरी गुट का बात करें तो धुरी गुट में जर्मनी, इटली और जापान जो है इसके मुख्य शक्ति के रूप में माने जाते थे। क्या क्या? जर्मनी, इटली और जापान। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि जो मित्र राष्ट्र है या जो मित्र शक्ति है उसमें कौन कौन से देश जो थे शामिल थे। आप करें क्या करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। दूसरा प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि स्लीपर से आप क्या समझते हो। स्लीपर यानी कि सोने का जगह नहीं। देखिएगा ऐसा रेल होता है, रेल के ऐसे 2 पटरी है बिछी हुई है, तो रेल के दोनों पटरियों के बीचों बीच में आप देखोगे कि आजकल क्या होता है, सीमेंटेड ऐसे कोई, मैं बोलूंगा कि ऐसे एक पिलर लगा होता है। तो यही पिलर जो होते हैं पहले जमाने में लकड़ी के लगे जाते थे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसको स्लीपर बोलते थे। तो रेल के पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर क्या रखते थे, रोके रखते थे, उन्हीं को क्या बोला गया है माय डियर फ्रेंड, स्लीपर कहा गया है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो भाई निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर, भाई एक आय का एक स्तर है, उससे अगर कम आमदनी आपका होगा तो वो इंसान क्या करता है कि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होना है, और ऐसे लोग को क्या बोलेंगे, निर्धनता रेखा में रखा जाता है या निर्धनता रेखा के लोग बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी देश का एक आय का स्तर होता है कि मिनिमम आपको इतना कमाना होगा। अगर मिनिमम जितना कमाना होगा उससे भी अगर कम कमाएगा तो भाई मिनिमम जो जरूरतें होती हैं अगर वो भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जितना कमाता है उतना खर्च करता है। तो अगर किसी देश में खाने पीने और रहने के लिए अगर मान लो कि 400 रुपये की आवश्यकता होती है पर डे का, और आप क्या करते हो, मात्र 300 रुपया आप कमा रहे हो, तो आप 400 रुपया न्यूनतम खर्चा और आप 300 रुपया कमा रहे हो, तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओगे, ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि 400 रुपया होगा तब तो टाइम टाइम जिसको बोलते हैं बराबरी में आप खर्चा कर पाओगे। तो आपने कितना कमाया, 300, तो जरूरत आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो जो भी व्यक्ति जो भी आपके निर्धारित जो आमदनी है जो भी उससे कम कमाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग गरीबी रेखा के लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा खाद्य सुरक्षा जो आपके बोलूंगा या फिर जो भी भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके द्वारा 2 चीजों की स्थापना की गई, एक तो बफर स्टॉक और एक क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो बफर स्टॉक क्या करती है, किसानों से
पहले ही जब अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो बीज डालने से पहले ही उनको निर्धारित मूल्य तय करके उनसे अनाज खरीदती है और भंडारण करती है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा क्या करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बफर स्टॉक से जो भी अधिशेष जो जमा भंडार अनाज है उसको लेती है और गरीबी रेखा से नीचे के जो भी लोग हैं उनको क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। ये किसका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम है। तो मैंने क्या बोला कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनिमय क्या देख सकते हो, क्या है, विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से, जिसको हम लोग कोटा के नाम से जानते हैं, राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब तबकों में वितरित करती है। और यही जो होती है वो कौन करती है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली करती है। इसको पीडीएस भी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन कब किया गया। तो 1993 में इसका गठन किया गया था माय डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन आपसे मेरे को बताइए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है। और मैंने ये दूसरे जो आपका सेट था उसमें मैंने बताया था, आप ये क्या करें मुझे बता दें। आगे देख सकते हो क्या है कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो बात करें आंसर पे, तो इस अधिकार के अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या है, कानून का अधिकार प्राप्त है। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शिक्षा का अधिकार बोलेंगे माय डियर फ्रेंड। अगला देख सकते हो आपका क्या है कि मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा कि मानसून में विराम का अर्थ वह शुष्क समय है जिसमें क्या नहीं होता, बारिश नहीं होता। और ऐसा ही समय को हम लोग क्या बोलेंगे, मानसून का विराम बोलेंगे। तो हम लोगों ने खंड अ पे बात कर लिया था, अब हम लोग किस पे बात करेंगे, खंड ब पे बात करेंगे। तो 8वां नंबर का प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, नाची लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। तो इसका क्या कारण है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो घृणा का निम्न कारण है। पहला कारण क्या है कि नाजी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है। तो उनका मानना था, जो भी नाजी विचारधारा यानी कि जर्मनवासी जो मूल जर्मनवासी जो लोग थे उनका मानना क्या था कि जो यहूदी लोग होते हैं ये सबसे निम्न स्तर के लोग होते हैं। तो ये जो निम्न स्तर के लोग हैं और हम लोग क्या है, सबसे मूल यहूदी क्या है, हम लोग सबसे ऊपरी वाले क्या है माने जाति के लोग हैं। तो उच्च जाति का निम्न जाति का जो विचारधारा था, तो यही कारण सबसे पहला क्या था कि नाजी लोग जो थे वो यहूदियों को घृणा करते थे पहला। और दूसरा कारण क्या था कि जर्मन लोगों के अनुसार जो है यहूदी है वो आदतन हथियारे और क्या थे, सूदखोर थे। और उनका मानना क्या था कि जो जर्मन लोगों का मानना था कि जो यहूदी लोग होते हैं ये बेसिकली मार काट करने वाले लोग होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सूद पे पैसा देते हैं और सूद खाते हैं। तो इसके कारण भी क्या थे, ये लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे। और तीसरा कारण क्या था, जो मुख्य कारण था कि जर्मनी ईसाई धर्म के अनुयायी थे। जो जर्मन के लोग जो थे वो लोग ईसाई धर्म को मानते थे, यानी कि किसको, ईसा मसीह को मानते थे। और इनका मानना क्या था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं ईसा मसीह, इनको इन्होंने क्या किया था, मार डाला था। क्या क्या था, इनको क्या किया था, मार डाला था यहूदियों ने। तो इन्हें 3 सोचों के कारण जो है क्या बोला जाता है कि जो जर्मनी के जो नाजी जो लोग थे वो लोग यहूदियों से क्या करते थे कि बुरा बर्ताव करते थे। अब अगला प्रश्न देख सकते हो आपका है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ। इसका 2 कारण आपको देने के लिए बोला गया है। तो बात करें आंसर पे, तो भाई खेती के विस्तार के 2 कारण। पहला कारण का मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया, जिसके कारण 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। तो पहला यह प्रोत्साहन का क्या काम था कि जब 19वीं सदी में यूरोप के शहरों में जो औद्योगिकरण आया या वैश्वीकरण का जब प्रभाव हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण और जो बाकी आस पड़ोस के जो देश के लोग थे वो लोग क्या किए, शहर की ओर दौड़ना शुरू किए। तो उनसे क्या हो गया, शहर की आबादी बढ़ने लगी। अब जब शहर की आबादी बढ़ गई माय डियर फ्रेंड, तो उनका पेट तो भरना पड़ेगा। अब पेट भरने के लिए क्या चाहिए, खाद्यान्न चाहिए। और जो भी खाद्यान्न होगा उनकी आवश्यकता, साथ में जो उद्योग है, जो उद्योग धंधे लगे हैं उनमें उत्पादन करने के लिए जो कच्चे माल थे, तो उनकी जरूरत के लिए क्या किया गया कि व्यावसायिक खेती का पूरा जोर से विस्तार किया गया। पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि 19वीं सदी के शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक क्या है देख सकते हो, अनुत्पादक समझा था। क्या अनुत्पादक समझा था।
उनके हिसाब से इस व्यर्थ के देख सकते हो क्या है कि बियाबन यानी कि जंगल को बियाबन कहा जाता है, पर खेती करने उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में क्या की जा सकती है, बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अंग्रेजों को या औपनिवेशिक सरकार को लगता था कि ये जो पूरा का पूरा जो खेती जो जंगल है, जो बियाबन है आपका, ये हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। तो हमारे लिए लाभदायक कब होगा, जब इन जगहों से भी खेती होगा, लोगों को खेती करने देंगे और उनसे क्या करेंगे, राजस्व की प्राप्ति करेंगे। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया। दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण देख सकते हो क्या है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति कैलोरी की गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं है, यह उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके मूल्य के हिसाब से। तो इसको हम लोग कैलोरी से नापने का काम करते हैं, पोषक तत्वों को। तो बात करेंगे आंसर पे, तो देख सकते हो क्या है कि किसी भी उम्र के लिंग काम करने की जरूरत प्रकृति आदि के आदि पर कैलोरी जरूरत क्या होती बढ़ती है। यानी कि उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, काम करने की प्रकृति के आधार पे क्या होता है, कैलोरी की जरूरत क्या होती है, बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एवं नगरीय क्षेत्रों की 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो भाई कैलोरी की जो आवश्यकता होता है वो लिंग के अनुसार, उम्र के अनुसार और काम करने की प्रवृत्ति के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन भारत में जो कैलोरी का मानक जो निर्धारित किया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 प्रतिदिन एक व्यक्ति का, और जो आपका शहरी क्षेत्र होता है वहां के व्यक्तियों का 2100 कैलोरी प्रतिदिन नियुक्त किया गया है। आखिर इसका क्या कारण है, तो समझिएगा। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी क्या है, अनिवार्य जो अनिवार्यता है शहरी क्षेत्रों की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक मानी गई है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं गांव के लोग। सबसे सटीक आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होता है। किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होता है, यह आपका प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। तो बात करें आंसर पे, तो किसी प्राकृतिक आपदा यथा सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में क्या आती है, कमी आती है। इसे प्रभावित इलाकों के खाद्य में क्या होती है, कमी आ जाती है। खाद्य की कमी के चलते कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते। यदि यह आपदा ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक कायम रहती है तो भुखमरी की नौबत आ सकती है। भारी भुखमरी से अकाल की हालत जो है बन सकती है। तो भाई खाद्यान्न की आवश्यकता, जो खाद्यान्न सुरक्षा की आवश्यकता कब पड़ता है, जब उत्पादन ना हो और डिमांड ज्यादा हो। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, आपने वो देख लिया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है, आपका यह प्रश्न है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चुनाव क्या है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग नियमित अंतराल पर, यानी कि एक निश्चित अंतराल पर क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम क्या है, चुनाव है माय डियर फ्रेंड। नियमित अंतराल यानी कि देखोगे 5-5 साल में जो चुनाव होता है तो इसको क्या बोलेंगे, नियमित अंतराल में। अब भाई क्यों आवश्यक है, इस पे बात करेंगे। देखोगे आंसर क्या है कि आपने क्या देख सकते हो, अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, सबसे पहले आवश्यकता है। दूसरी क्या देख सकते हो, सरकार बनाने और बड़े फैसले करने का चुनाव कर सकता है, इसीलिए आवश्यकता है। और तीसरा क्या देख सकते हो, सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो सकता है कि सरकार की आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न देख सकते हो, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। बात करें आंसर पे, तो किसी व्यक्ति का अपने लोगों अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है कि क्या है, दावा है कि सभी खुशी से, बिना डर भय और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है और इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग अधिकार बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप एक बात बताइए कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार क्या क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। बात करें आंसर पे, तो आंसर क्या देख सकते हो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करते हुए उनके मुख्य वृक्षों का क्या करना है, नाम लिखना है माय डियर फ्रेंड। तो बात करें आंसर पे, तो यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। कितना, 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब देखो क्या है कि इस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी क्या करती है, पत्तियां जो है गिरा देती हैं। लेकिन जो सदाबहार वन होता है वो कभी भी पत्तियां नहीं गिराती, याद रखिएगा। अब देखिएगा
कि अब इसका मुख्य काम, इन वृक्षों में पाए जाने वाले वृक्ष व्यापारिक महत्व के क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब मुख्य वृक्ष क्या क्या हो गए, बांस हो गए, साल हो गए, सहतूत के वृक्ष हो गए आदि क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। अब बात करेंगे अगले खंड ख पे बात करेंगे, खंड 100 पे बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए वर्णन का उपाय करने बोला है, तो पहला क्या देख सकते हो, पहले हम लोग वन कानून लगा सकते हैं। तो वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाए। इस तरह का कानून आप बना दे भाई तो उल्लंघन करेगा नहीं। दूसरा क्या देख सकते हो, वृक्षारोपण। अगर हमें वनों का बचाव के वनों को बचाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। तो यह भी क्या है, एक जरूरी आवश्यक सुझाव है। आगे देख सकते हो क्या है कि पेड़ों के काटने पर रोक लगाना। हमें पेड़ों के काटने पर रोक लगाना चाहिए, जिससे पेड़ ना ही पेड़ों की संख्या में कमी होगी और ना ही वनों की संख्या में क्या होगी माय डियर फ्रेंड, कमी होगी। अगला देख सकते हो, वनों को आग लगने से बचना। हमें सदैव यह ध्यान रखनी चाहिए कि जंगलों में आग न लगे, क्योंकि जंगलों में आग लग जाने से पेड़ तो नष्ट होंगे ही, साथ ही जंगल भी क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, खत्म हो जाएगा। तो इससे भी क्या करना है, हमको बचना है। आगे देख सकते हो कि वनों की अधिक चराई से बचाओ। क्या देख सकते हो, ये भी एक कारण है जिस पर रोक लगाना, देखिए रोक लगाकर वनों को बचा सकते हैं। क्योंकि जब वनों में जानवर चराई करने जाते हैं तो पेड़ों के छोटे छोटे पौधों के साथ साथ बड़े बड़े पौधों को भी क्या करते हैं, खा जाते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जंगल जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तीसरा देख सकते हो क्या, वन उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग ना करके। अब भाई देखोगे, अगर हम पेड़ों से बनने वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें तो उससे हम लोग बच सकते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे जो भी फर्नीचर हो गया और जो भी तरह की चीजें हो गई जो लकड़ी से बनते हैं तो उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो भी हो सकता है। आगे देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता के बीच एक संबंध है, इस कथन का क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो बात करें आंसर पे, तो आर्थिक विकास और निर्धनता के बीच गहरा परंतु क्या है, विपरीत संबंध पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। कैसा संबंध, विपरीत संबंध पाया जाता है। अब देखोगे कि जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ती है निर्धनता में क्या आता है, कमी आता है। तो ये इसीलिए ना, देखो आर्थिक विकास में जब वृद्धि हुआ तो निर्धनता में क्या आया, कमी आया, और जब आर्थिक विकास में कमी आएगा तो निर्धनता में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो विपरीत क्या है, विपरीत संबंध है। बशर्ते आर्थिक विकास में समान रूपता हुआ प्रत्येक स्तर तक विकास पहुंचना चाहिए, तभी यह संभव है। ऐसा ना हो कि विकास को कुछ वर्गों और क्षेत्रों तक क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। इससे फिर क्या होगा, कुछ ही लोग अमीर हो जाएंगे। आर्थिक विकास से रोजगार में वृद्धि, आधारभूत संरचना में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, शहरीकरण, व्यापार में वृद्धि, उसके बाद क्या है कि द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, विकास जो है आदि होता है माय डियर फ्रेंड। बात करें आंसर पे, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, भारत में चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करना है। तो पहला जो घटक होता है क्या होता है मेरे दोस्तों, चुनाव की घोषणा करना। तो सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश तथा उसका दिन जो होता है, जो दिनांक होता है, तिथि जो होता है, उसकी क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। अगला क्या होता है, नामांकन पत्र भरना। तो भाई चुनाव का घोषणा हो गया, अब नामांकन पत्र भरा जाता है। तो प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा अब चुनाव का पत्र भरा जाता है, जिसके लिए कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिन्हें साथ पालन करते हुए नामांकन पत्र भरना होता है। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, कोई आपराधिक कांड से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। और ये तो हो गया। तीसरा, चौथा क्या हो गया, देख सकते हो प्रत्याशी का चयन। अब जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया उनका सबका तो हाँ नहीं हो जाएगा, तो नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों का जांच होने के बाद जो प्रत्याशी दिशा निर्देश को ठीक से पालन करता है उन्हें क्या कहता है, चयन किया जाता है। अब अगर किसी का चयन हो गया तो उनको क्या मिलेगा, चुनाव चिन्ह मिलेगा, बांटा जाएगा। तो जिन प्रत्याशियों का चयन एवं जांच एवं चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह क्या होता है, दिया जाता है। अगला क्या देख सकते हो, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। इस घोषणा पत्र के द्वारा प्रत्याशी अपने शासनकाल के दौरान अपने कार्यों का तथा आने वाले समय में काम करेगी उसकी जानकारी क्या करता है, देता है, जिससे जनता को सही गलत को समझने में क्या होता है, आसानी होता है माय डियर फ्रेंड। अगला देख सकते हो आपका क्या है, चुनावी अभियान। तो सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव अभियान यानी चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जनसंवाद का क्या होता है, कार्य होता है, लोगों तक बातें जो है पहुंचाने का कार्य होता है। फिर क्या हो गया, मतदान हुआ। तो देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया वह चुनाव या मतदान केंद्र में आकर क्या कर सकता है, अपना मतदान दे सकता है, ये काम है। फिर क्या होता है, मतों की गणना होती है। तो मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशी को मिले मतों की गिनती की जाती है। फिर क्या होता है, परिणाम की घोषणा होती है। तो मत की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है तथा अधिक मत प्राप्त प्रत्याशी को क्या किया जाता है, विजय घोषित कर दिया जाता है माय डियर फ्रेंड।
बात करें अंतिम प्रश्न पे, क्योंकि 19 का प्रश्न होता है, 19 नंबर का आपका क्या होता है मैप वर्क है, तो उसको मैं एक ही वीडियो में सारा का सारा करवा दूंगा। तो अभी बात करेंगे अंतिम आज के वीडियो का प्रश्न का। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो 3 कारक है माय डियर फ्रेंड। कितने कारक है? 3 कारक है। और 3 कारक क्या क्या? पहले के धरातल, दूसरा जलवायु, तीसरा क्या पारिस्थितिकी तंत्र। तो तीनों के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं, क्योंकि वर्णन पूछा है। तो सबसे पहले बात करेंगे धरातल में। तो धरातल में क्या क्या आता है? भूभाग। तो धरातल में भूभाग, तो भूभाग से भी डिपेंड करता है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर, माने भूभाग के स्वभाव का वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन प्राणी को क्या होता है? आश्रय मिलता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब क्या होता है, देखिए भूभाग के बाद क्या हो गया? मृदा। तो धरातल की मृदा विभिन्न स्तनों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जो विविध प्रकार के वनस्पति का क्या होता है? आधार होता है। जैसे देखिएगा कि मरुस्थल की बालुई मृदा में कटेली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। तो मिट्टी का प्रकार भी हो गया। आगे देख सकते हो, पर्वतों के ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी होगी, वहां पे शंकुधारी क्या करते हैं? वन पाए जाते हैं। तो प्रभावित किया ना, मिट्टी भी प्रभावित किया। अब आता है जलवायु। तो देखिएगा जलवायु में क्या होता है? तापमान पहला। तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर क्या करता है? निर्भर करता है। दूसरा क्या होता है? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करेगा। देखोगे क्या है कि किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश समय उस स्थान के अक्षांशीय समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा भाई। फिर क्या होता है? बारिश पे। तो देखोगे क्या है कि अधिक, क्या देख सकते हो क्या है आपका, कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होता है? सघन वन पाए जाते हैं। और देखो अगला क्या है आपका वर्षन में। भारत में अलग अलग देख सकते हो कि अलग अलग क्या देख सकते हो? क्या भारत में लगभग सारी वर्षा देख सकते हो, सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका देखोगे जून से सितंबर के बीच में, तथा एवं देख सकते हो ये पीछे घटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। तो इस बात को याद रखना है आपको। अब तीसरा क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र में बात करेंगे तो देखोगे क्या आएगा आपका। तो धरातल एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन विशेष, क्या देख सकते हो? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी का जीवन विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों को क्या कहते हैं। तो अब भाई जो भी आसपास के प्राणी रहेंगे, जिस तरह का वातावरण रहेगा, उसी तरह का क्या होगा? आपके पेड़ पौधे बनेंगे, उसी तरह का क्या होगा? जंगल का निर्माण होगा। तो आप देखोगे तो पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन थे उनका सारा का सारा मैंने आंसर करवा दिया। अब आपका काम है वीडियो को पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना और सारे के सारे वीडियो को करना। तो मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे जैक बोर्ड का जो क्लास 9 है, इसका एसएसटी का सारा सेट आपको मिल गया होगा। मैथ के आपके 2 सोल्यूशन देखने के लिए अभी तक मिले होंगे, यानी कि 2 सेट आपको मिल गए होंगे। साइंस का एक मिला है और जल्दी आपको अब हिंदी का, मैं किसका बात करूंगा? हिंदी ए का और हिंदी बी का भी आपको सोल्यूशन जो है एक देखने के लिए मिल गया। तो बाकी जो बचे वो भी आपको 1-2 दिन में मैं क्या करूंगा? करवा दूंगा। तो वो भी सारे वीडियो देखे और चैनल के साथ बने रहे। चैनल पे बने हो तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।